हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का टॉपिक को चालू कर रहे हैं। आई होप आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा पिछले वाले टॉपिक्स में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ये वाला टॉपिक क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़ जो कि आपका कुछ ना कुछ जगह ले, वॉल्यूम ले, ठीक है, या फिर उसका कुछ मास हो। तो ऐसे किसी भी चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। वो सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टी, अब थर्मल क्या होता है? थर्मल मतलब रिलेट टू टेम्परेचर, मतलब कि उस मैटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। और अगर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हुआ, मतलब कि उस मैटर पे अगर टेम्परेचर का वेरिएशन मिलता है तो वो मैटर कैसा बिहेव करेगा, इसको हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा इस पे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, टेम्परेचर एंड हीट। तो टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा समझते हैं टेम्परेचर एंड हीट। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर आपका कोई भी मैटर का हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। क्या बताता है? हॉटनेस या कोल्डनेस को। मतलब कि कोई भी जो मैटर है या ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है और वो कितना कोल्ड है। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब छूते हैं तो हमें उसका एहसास होता है, हमारा जो स्किन है वो सेंसिटिव होता है, तो वो ये बता पाता है हमारा स्किन कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट को जब हम छुएंगे तो वो कितना गर्म है या फिर वो कितना कोल्ड है। तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है, उसको समझिएगा आप। जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वो ज़्यादा हॉट है या फिर ज़्यादा कोल्ड है। तो हमारा बॉडी का जो भी टेम्परेचर होगा उसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट पकड़ के चलें, ठीक है, जैसे अगर इस मैटर का जो टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से जो मैच कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर अगर मैं इसे छूऊंगा तो मुझे ना ये कोल्ड लगेगा ना ये हॉट लगेगा। बट अगर मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर, उससे इसका टेम्परेचर अगर ऊपर चला जाए तो जब मैं इसको छूऊंगा तो मुझे ये हॉट लगेगा। और अगर इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए मेरी बॉडी टेम्परेचर से और अगर मैं इसको छूऊंगा तो मेरा जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा कि ये ऑब्जेक्ट अब कोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये कब होता है और कैसे होता है? तो रीडिंग कौन बताएगा आपको? रीडिंग आपको टेम्परेचर बताता है। कौन बताएगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को नापने के लिए कुछ रीडिंग्स बनाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे फेमस जो रीडिंग है वो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं जिसको। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रीडिंग है वो उसी को केल्विन बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए कि टेम्परेचर और हीट में क्या फर्क है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस बता सकता है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बता सकता है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हीट पे। तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को छुआ, मान लीजिए कि इसको जब मैंने छुआ तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कब पता चलेगा कि ये कोल्ड है या फिर हॉट है? तो रेफरेंस पॉइंट से ऊपर चला गया, ये रेफरेंस पॉइंट से डाउन चला गया, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये हॉट है या कोल्ड है। तो हो क्या रहा है उस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे ये हो रहा है कि अगर इसका टेम्परेचर ऊपर चला गया होगा, मान लीजिए, फिर समझिएगा, इसका टेम्परेचर उस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर चला गया होगा, तो जब मैं इसको छूऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा? ये हॉट लगेगा। अब ये हॉट क्यों हुआ होगा? इसका टेम्परेचर कैसे ऊपर चला गया होगा? इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दो ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूं। बहुत ही सिंपल सा टर्म है एकदम। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि हम दो कंटेनर लेते हैं यहां पास में। पहले कंटेनर में मैंने हॉट टी डाल दिया, हॉट टी। ठीक है, और ये हॉट टी कैसे भी हो सकता है, मैं ऊपर से डाल दूं या फिर इसमें टी पहले से था, नीचे से मैं इसमें से आग लगा दूं यहां पास में और इसको गर्म कर दूं, ये कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, ये हॉट टी है, इसके बाजू में ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब बाजू में एटमॉस्फेयर है, ये हॉट है। अब समझिएगा इसको कि ये हॉट है, ये एटमॉस्फेयर है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा अलग, इसका कुछ टेम्परेचर होगा अलग। ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर
लो हो और इसका टेम्परेचर हाई हो डिग्री के फॉर्म में, तो जो हीट है वो क्या है, हीट आपका, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी चीज अपने आप को इक्विलिब्रियम में करने की कोशिश करेगा, मतलब बराबर करने की कोशिश करेगा, तो यहां का टेम्परेचर देखिए, इसका हाई है इसका लो है, तो ये दोनों अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका और इसका टेम्परेचर जो भी होगा वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे हम आजू बाजू में कोई भी चीज को छूते हैं तो हमें वो नॉर्मल लगता है ना, तो वो जरूर बैलेंस करता होगा। तो कैसे करता होगा, तो इसके पास ज्यादा टेम्परेचर है तो ये क्या करेगा, कुछ अपनी एनर्जी को इसको दे देगा, एटमॉस्फेयर को, मतलब अपने आजू बाजू के जितना भी एटमॉस्फेयर है उसको इधर देगा। और कब तक देगा, जब तक कि एटमॉस्फेयर और ये हॉटनेस जो है वो दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा बड़ा एरिया है। ठीक है, और ये जो कप लिया गया है, कंटेनर लिया गया है, इसमें हॉट ऑफ टी बहुत ही छोटी जगह में है, तो ये एटमॉस्फेयर इसको गर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि समर डेज में आप देखे होंगे कि अगर आप पानी को बाहर रख दें और समर डेज में पूरा एटमॉस्फेयर ही हायर टेम्परेचर पे है, तो ऑटोमेटिक जो पानी का टेम्परेचर है वो भी गर्म हो जाता है, मतलब वो उसके टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक्चुअल में ये जो एरो दिख रहा है ये है हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट क्या है एक्चुअल में, हीट इज द एनर्जी फॉर्म। क्या है, हीट जो है हमारा वो एक एनर्जी फॉर्म होता है। तो जब यहां का टेम्परेचर या फिर यहां के जो पार्टिकल्स जो अपना एनर्जी को रखे होंगे जब इसको देंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, वर्क डन ऑफ द टेम्परेचर, मतलब वर्क डन ऑफ द हॉटनेस बोल सकते हैं आप। तो उसके टेम्परेचर पे जो भी वर्क डन हो रहा है, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए वर्क डन जो हो रहा है वो होता है टेम्परेचर, जो कि रीडिंग के द्वारा बताया जाता है। और जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन को हम एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, वर्क डन इज एनर्जी, एक्चुअली जूल लेते हैं ना, तो जो वर्क डन है उसी को हम बोलते हैं हीट। तो जो हीट क्या है फिर, हीट इज द एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी चीज को जब हम बात करते हैं कि वो कोल्डनेस है या हॉटनेस है, तो क्या फिर कोई मैटर के बारे में बात करते हैं, तो सब चीज जितनी भी चीजें हैं सब के सब एनर्जी से ही बना हुआ है। इसके ऊपर आइंस्टीन ने एक इक्वेशन भी बनाया है, E=mc²। जब मास को आपका स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से ट्रैवल कराया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैटर जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या, एक मास ही है। ठीक है, तो कोई भी चीज को अगर हम रिलेट करेंगे तो वो क्या निकल के आता है, हीट। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका हीट एक्सचेंज जो हो रहा है या कितनी एनर्जी वो रखा है मैटर, उसके बारे में ये डिग्री में बताता है। और जितनी एनर्जी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास में है वो कौन बताएगा, हीट बताएगा। ठीक है, तो साइंटिफिक डाटा के हिसाब से हीट जो है वो बहुत ही ज्यादा काम का चीज है एज ए टेम्परेचर के फॉर्म में। अगर हमको नॉर्मल रीडिंग लेनी है तो टेम्परेचर इज ओके। ठीक है, पर अगर हमको साइंटिफिक डाटा के हिसाब से बात करना है, मतलब किसी मैटर के बारे में बात करना है कि वो मैटर में कितनी एनर्जी होगी या फिर कितने फॉर्म हो सकते हैं, समझ लीजिए कि आप लकड़ी जला रहे हैं या फिर कोल जला रहे हैं या गैस जला रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज़ को आइटम को जलाते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी एक्चुअल में वो प्रिजर्व करके रखा होगा अपने अंदर में, उतना ही वो जल सकता है। और फिर वो जो इसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो एज ए हीट फॉर्म में बाहर निकलेगा जब उसको हम जलाते हैं, और फिर वो उससे हम लोग बाकी कुकिंग या जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है। सेम कंडीशन यहां पास में भी देखो, अगर एक कंटेनर में मैंने आइस को रख दिया जिसका टेम्परेचर बहुत ही लो है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इसके मुकाबले हॉट है, तो जो हीट फ्लो होता है वो हमेशा हायर टू लोअर की तरफ ही फ्लो होगा। याद रखिएगा, हायर टू लोअर की तरफ जो हीट ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो हमेशा हायर टू लोअर है और हमेशा अपने आप को इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करता है, मतलब बराबर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आइस है और ये हॉट एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा था एज कंपेयर टू द आइस के मुकाबले। ठीक है, तो आप अगर आइस को बाहर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, तो एटमॉस्फेयर का जो भी टेम्परेचर होगा वो अपनी एनर्जी इस आइस को देगा।
ठीक है। और जब अपनी एनर्जी को इस आइस को देगा तो ये आइस क्या करेगा, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और अपने इस फॉर्म को, जो भी इसका आइस का फॉर्म है, उसे चेंज करेगा। क्या करेगा, उसे चेंज करेगा। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि कोई भी चीज जब अपने फॉर्म को चेंज करता है या प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है, मतलब कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा, या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है क्या, या गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ पास में ये सॉलिड फॉर्म था तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो कोई भी चीज को जब एनर्जी देते हैं हम तो वो अपने फॉर्म को चेंज करता है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप हीट समझिए। तो हीट क्या होता है? हीट इज द एनर्जी फॉर्म, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी। ठीक है। कोई भी चीज जब ट्रांसफर होती है तो हमेशा हायर टू लोअर ही होने वाला है। ये किसी भी फॉर्म में आप इसको, किसी भी तरीके से इसको आप ले सकते हैं। चाहे आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लीजिए, चाहे आप इसको विंड का फ्लो के फॉर्म में लीजिए, या किसी भी फॉर्म में लेंगे तो एनर्जी हमेशा हायर टू लोअर के फॉर्म में ही चेंज होगा या फिर फ्लो होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हॉट टी था, तो हॉट टी क्या हुआ आपका, ये गर्म था इसके मुकाबले, तो एनर्जी हायर टू लोअर, मतलब ये हाई था तो इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी और इसको बैलेंस कर लिया अपने आप को थोड़ी देर बाद में। मतलब ये हॉट टी जो होगा वो नॉर्मली ठंडा हो गया हम बोलते हैं, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर के मुकाबले इसका टेम्परेचर अब बराबर हो गया है। ठीक है। वैसे ही इसको देखिए, ये आइस है, इसका लोअर टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो इसने अपनी एनर्जी आइस क्यूब को दिया और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ होगा और इसका टेम्परेचर थोड़ी देर बाद बराबर हो गया। ठीक है। सो दिस इज द हीट एंड टेम्परेचर। अब समझना है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। जैसे कि हमने देखे आपस में कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो किसी भी चीज को, टेम्परेचर को नापे कैसे, इसके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पास में कि ये मेरे को कब हॉट और कब कोल्ड लगेगा, तो मेरी बॉडी टेम्परेचर पे अगर ये बराबर लेता है तो मैं रेफरेंस पॉइंट क्या लूंगा, मेरा बॉडी टेम्परेचर लूंगा, और उससे ऊपर गया तो हॉट मानूंगा और उससे नीचे गया तो कोल्ड मानूंगा। इसके लिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे कुछ यूनिट्स को बनाया गया है, जैसे कि सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे थ्योरेटिकल पार्ट है और मेन समझने वाली चीजें हैं सब। ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर को किस तरीके से हम लोग बताएं। तो अभी हम लोग समझ चुके हैं कि उसके लिए हमको कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी डिग्री ऑफ सेल्सियस को बताने के लिए। तो वो डिवाइस कौन सा है आपका, नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। अब थर्मामीटर जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है और उसके अंदर में जो चीज यूज कर रहे हैं, जो रीडिंग को बताए आपका, उसको भी अलग अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो थर्मामीटर यूज करते हैं घर में, उसमें मर्क्यूरी का यूज होता है, और आजकल वो थर्मामीटर चेंज हो गया है इलेक्ट्रिकली, जिसमें थर्मोकपल का यूज होता है। तो मर्क्यूरी के साथ क्या होता है, मर्क्यूरी जो आपका होता है वेरी सेंसिटिव होता है आपका टेम्परेचर से रिलेटेड में। तो जैसे ही टेम्परेचर का वेरिएशन आता है तो जो मर्क्यूरी है वो अपने वॉल्यूम को चेंज करता है। ठीक है। अब कोई भी चीज को आप एनर्जी एक्स्ट्रा देंगे तो वो जरूर एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं आपके मैटर के, उसको जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो वो तेजी से ऐसे ऐसे वाइब्रेट होना चालू होता है और वो अपने एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने एरिया को एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, और जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा तो उस वॉल्यूम को हम लोग रीडिंग के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। वैसे ही थर्मोकपल का यूज होता है। थर्मोकपल में ऐसा नहीं है, वो हॉटनेस को चेक करता है और इलेक्ट्रिकली उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है एज ए डिग्री के फॉर्म में, या फिर फ़ारेनहाइट के फॉर्म में, या फिर केल्विन के फॉर्म में। ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो टेम्परेचर को कैसे नापता है। मेन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको थर्मामीटर समझ, मर्क्यूरी वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी मैटर को जब एनर्जी देंगे तो एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो उस रीडिंग को हमको नापना है। तो मर्क्यूरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, सेंसिटिव होता है एक्चुअल में, और उसकी जो रीडिंग होती है वो कैलकुलेटेड होती है। जब उसके टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो जो वॉल्यूम जो हो रहा है चेंज, उसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मर्क्यूरी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। पर मर्क्यूरी इज ए हैजार्डियस मटेरियल, तो उसको कम यूज करना चाहिए, और इसीलिए आज के डेट में
जो मोस्ट फेमस है वो थर्मोकपल इलेक्ट्रिकल वाला ज़्यादा फेमस हो गया है। तो किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको थर्मोमीटर नहीं लगाता है, वो सीधा माथे पे एक डिवाइस रहता है, ऐसे लगाता है, तो उसमें से इंफ्रारेड निकलता है और वो आपका टेम्परेचर को बता देता है। ठीक है, ठीक है। तो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ स्केल की जरूरत पड़ती है, कुछ रीडिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने रेफरेंस पॉइंट बोला, तो इसके लिए टोटल 3 स्केल बनाए गए हैं नॉर्मली। ठीक है, तो कौन कौन से? सबसे फेमस जो है वो है सेल्सियस। तो सेल्सियस जो होता है उसकी रीडिंग क्या होती है? उसका जो रेफरेंस पॉइंट माना गया है वो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे माना गया। और ये रेफरेंस पॉइंट कैसे लिया गया है? इस रेफरेंस पॉइंट को फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से लिया गया है। हम कोई भी चीज को ऐसे ही नोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस का एक मीनिंग निकल के आता है, तो किसको हम बोल दे कि वो 0 डिग्री सेल्सियस है? तो इसके लिए एक रेफरेंस तो उठाना पड़ेगा ना। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग किसी भी चीज के मेजरमेंट को पढ़े थे कि 1 kg कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है, वैसे ही 0 डिग्री क्या होता है इसको भी हमको कहीं ना कहीं से तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है हमारा प्योर वाटर, उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाएगा, और इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस के कैलकुलेशन पे यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का जो कैलकुलेशन है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना निकल के आता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 2, और जो उबलेगा वो पानी, ठीक है, जो बॉयल होगा वो पानी, वो कितने पे हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट पे वो बॉयल हो जाएगा। ओके है। इसका एक एक रीडिंग जो लिया जाता है, बीच में जो आपके रीडिंग्स होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं, वो 100 पॉइंट्स लिया जाता है आपका। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्केल आप यूज करते हैं जब, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होते हैं? 10 ऐसे लाइंस होते हैं, तो वो लाइंस को ही पॉइंट्स बोल सकते हैं आप तरीके से। तो 100 पॉइंट्स इस पे आप नोट कर सकते हैं, 100 रीडिंग, 100 मेजर्स ले सकते हैं इसके बीच में, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वैसे इसको अगर आप नोट करेंगे तो इसका अराउंड 180 पॉइंट्स निकल के आता है, या फिर टेबल बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, जब आप 212 को 32 से माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू उतना ही आता है, 0, फिर उसका 11 में से 3 गया तो 8 और 1। ठीक है, तो 180 पॉइंट्स आएंगे, मतलब 180 बार आप उसको चेक कर सकते हैं प्रिसाइजली। तो सेल्सियस के मुकाबले जो फ़ारेनहाइट है वो मोर प्रिसाइजली किसी भी टेम्परेचर को बता सकता है, क्योंकि इसके पास में रीडिंग की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। इसको भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बारे में। तो ये प्रिसाइजली ज़्यादा टेम्परेचर को अच्छे से बता सकता है एज कंपेयर टू सेल्सियस के मुकाबले, क्योंकि इसके पास ज़्यादा गैप वैल्यूज़ हैं बताने के लिए बीच में। मान लीजिए ऐसा हो गया कि 0 और 1 के बीच में कोई ऐसा टेम्परेचर आपको निकल के आ गया, तो सेल्सियस आपका नहीं बता पाएगा उस चीज़ को, पर उसको आप फ़ारेनहाइट पे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ज़्यादा एक्यूरेटली आपका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आता है केल्विन। तो केल्विन क्या है? केल्विन को भी नोट किया गया है और इसको डिग्री सेल्सियस से लिया गया है। मैं आपको नॉर्मली रीडिंग बताता हूं, पर इसके ऊपर में एक पूरा टॉपिक है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टॉपिक पे। ठीक है, तो इसका जो रीडिंग आता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 273.15 डिग्री सेल्सियस निकल के आता है। ठीक है, 2 कहां तक जाता है? ये 373.15 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी रीडिंग 100 पॉइंट्स पे ही लिया जाता है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। 273 से इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, समझ सकते हैं। तो इसका 0 केल्विन कब होगा ये पता नहीं हमको अभी। सॉरी, केल्विन है ना, माय मिस्टेक, इट इज केल्विन। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। तो 0 केल्विन का मतलब ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लिया जाता है, इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया है, बहुत ही छोटा सा ग्राफ है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। देखिए, ये रिलेशन बताता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन निकल के आता है। तो एक रीडिंग लिया गया है, इसको आप फ़ारेनहाइट और इसको आप सेल्सियस से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज 0 पॉइंट। ठीक है, 0 पॉइंट पे फ़ारेनहाइट आपका यहाँ पास में रहता है, तो कितना निकल के आता है? 32 फ़ारेनहाइट, और ये ऐसे एक्सपैंड हो जाइए, ये आपका वैल्यू इस टाइप से कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट तक जाएगा, और इस पॉइंट पे आपका जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके है, ठीक है, इसको आप TF ले सकते हैं, इसको आप T ऑफ C ले सकते हैं। ओके,
इन दोनों के बीच में निकल के आता है 180 और इन दोनों के बीच में निकल के आता है 100। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, TF माइनस लोअर 32 अपॉन बीच का गैप मतलब कि 180, या फिर बोल सकते हैं 212 डिवाइड बाई 32 माइनस, ठीक है। और एक बार TC का आएगा, TC माइनस 0 रेफरेंस पॉइंट है और इन दोनों के बीच का गैप मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रिलेशन से आप, अगर आपको टेम्परेचर TC में दिया गया है मतलब कि सेल्सियस में दिया गया है, तब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को आप केल्विन में भी देख सकते हैं, TF मतलब TK के फॉर्म में। तो चालू कहाँ से होता है, 273.15 डिवाइड बाई कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 डिफरेंस आ रहा है दोनों का, 373.15 माइनस 273.15 और वैल्यू आपका है 100, ठीक है। तो आप तीनों में से किसी भी चीज को किसी में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये आपका टेबल है, बहुत ही छोटा सा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मेन था कि जो रीडिंग है उसे कैसे लिया जा रहा है। तो ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक रेफरेंस लिया गया है जिसके बेसिस पे रीडिंग को लिया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब आइडियल गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ओके है, तो कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोला जाता है, जो कि हमारा केल्विन उसी से निकल के आया। उसका जो रीडिंग है एक्चुअल में केल्विन जो निकल के आया है, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर में फाइंड आउट किया और उनके नाम पे केल्विन बताया गया और इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी इसीलिए इसको लिया जाता है, केल्विन को ही, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, करना होगा तो। वैसे मैं इसके ऊपर PDF नोट्स बना चुका हूँ, तो आपको PDF नोट्स में और अच्छे से मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आप बेसिकली वीडियो को अच्छे से समझिए पहले कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको दो लोगों की बातें सबसे पहले समझनी पड़ेगी, एक बॉयल्स और एक चार्ल्स। तो ये दोनों एक साइंटिस्ट थे, तो वो साइंटिस्ट लोग ने कुछ खोज किया और उसको समझिए कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक मैटर लेना पड़ेगा, तो हम गैस ले लेते हैं और जो गैस होगा वो एक आइडियल होगा फॉर्म, और उसका जो आपका डेंसिटी होगा वो उसको काफ़ी कम लीजिएगा आप। जो गैस होता है उसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा जगह लेता है, पर उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कम रहते हैं, तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉयल्स ने क्या किया, इसको हम लोग बॉयल्स लॉ के फॉर्म में भी समझेंगे। तो बॉयल्स ने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को एक सील पैक किया और इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स को रख दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि ये जो ऊपर से सील किया है इसको आप मूवेबल बना सकते हैं। अब क्या किया, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल बोल सकते हैं, उसके लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने से अब ये जो पार्टिकल्स है इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा और ये कुछ ना कुछ जगह लेगा, तो इसका वॉल्यूम भी निकल के आएगा। तो जब टेम्परेचर को उन्होंने कांस्टेंट किया तो उनके पास एक इक्वेशन आया, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये PV क्या है, तो इसको समझिए सबसे पहले कि कोई भी मैटर को बताने के लिए उसके लिए तीन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला पड़ता है आपको प्रेशर, मतलब हर पार्टिकल पे कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। जैसे मैं भी यहाँ पास में खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर में भी एटमॉस्फेरिक ATM के प्रेशर से पड़ रहा होगा कुछ ना कुछ। पानी आप रख दीजिए तो नॉर्मल पानी में भी कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा। तो हर चीज में कुछ ना कुछ प्रेशर आपको मिलता ही है, ठीक है। सेकंड चीज आता है वॉल्यूम, मतलब कि कोई भी मैटर कुछ ना कुछ तो जगह लेगा ही लेगा, तो वो जरूर वॉल्यूम से डिसाइड किया जाएगा। थर्ड आता है टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, मतलब कोई भी मैटर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा कि वो कितना कोल्ड है, कितना हॉट है। मतलब एक्चुअल में उसके पास एनर्जी है तो उसे डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उसके पास कितनी एनर्जी है वो भी कैसे हमको पता चलेगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर लिया गया है, ठीक है।
अब बॉयस ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, टेम्परेचर, इस पार्टिकल के टेम्परेचर को, मतलब गैस के पार्टिकल के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अब कांस्टेंट करने के बाद में उन्होंने क्या किया, प्रेशर और वॉल्यूम, जो इसके अंदर में जो प्रेशर था और जो वॉल्यूम था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसके पार्टिकल्स के पास में जितना भी प्रेशर है, जितनी भी एनर्जी है, वो उतनी की उतनी रहने वाली है और उतनी की उतनी ही रहेगी। तो इसके अंदर का जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है, उन दोनों का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर को उसको कांस्टेंट रखना है। अब क्या करा जाएगा, देखिए इसके अगर इस वैल्यू को, ये जो डंडी दिख रहा है, इसको मैं अगर ऊपर बढ़ाऊं, ये कंटेनर सील है, ठीक है, सिर्फ यही एक मूवेबल पार्ट है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, इसके पार्टिकल और एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे, गैस को जितना जगह मिले उतना उसके लिए बेनिफिट होता है, तो ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। जब ये एक्सपैंड होगा, ये अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएगा, तो इसके जो पार्टिकल्स है जो अच्छी तरीके से और ज्यादा वाइब्रेट हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है उनके पास में, तो उनको जो प्रेशर है, उनके ऊपर में जो दबाव है वो कम पड़ जाएगा। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। ये कब निकल के आएगा, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा तब। ठीक है, ठीक है। इसी के बाद एक चार्ल्स करके साइंटिस्ट थे, जिसे हम चार्ल्स लॉ के फॉर्म में भी फिर बाद में बोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर में और भी काफी इक्वेशंस है जो कि हम काइनेटिक थ्योरी में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा सोचिएगा मत कि ये किस टाइप से बिहेव करता होगा, और भी डिटेल में हम लोग काइनेटिक थ्योरी में पढ़ने वाले। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को समझिए बस इसको। अब क्या किया इन्होंने, एक और चीज ले लिया, कंटेनर, सेम वैसे ही इसमें पार्टिकल्स को रख दिया उन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पे, इस पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, मतलब इसकी पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन, उस पे जो प्रेशर इसको मिल रहा है, प्रेशर पे कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए। अभी भी दो पैरामीटर्स बचे हुए हैं, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर बचा हुआ है। तो खेल अब किसके बीच में बचेगा, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। तो इसका जो रिजल्ट आया उनके पास में, वो आया V/T इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको समझिएगा, प्रेशर में चेंज नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको मैं उधर ले जाता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। अब देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो गया है, छोड़िए इसको नीचे ही रखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी वैल्यू में बस चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसकी वैल्यू जो है, रेशियो जो है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज तो पार्टिकल की वाइब्रेशन इंक्रीज, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। जब वो ज्यादा वाइब्रेट होगा ऐसे ऐसे, तो आजू बाजू में जो पार्टिकल्स है उस पर हिट करेगा और उस पर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब वो हिट करेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होने के कारण अब प्रेशर को हमको कांस्टेंट रखना है, तो उसको ज्यादा जगह चाहिए। अब इस पार्टिकल्स को ज्यादा जगह चाहिए, तो ये एक्सपैंड भी हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको फिर से उतनी जगह मिल जाएगी और प्रेशर कांस्टेंट निकल के आएगा। अगर टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाए, ठीक है, तो इसकी पार्टिकल्स की एनर्जी को ले लिया जा रहा है, तो वो कम वाइब्रेट होगा, कम वाइब्रेट होगा तो प्रेशर को कम महसूस करेगा, और प्रेशर को हमको कांस्टेंट रखना है, तो मुझे वॉल्यूम को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगा जब टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। इस पे देखिए जस्ट उल्टा था, इस पे आपका सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट निकल के आना चाहिए। अब चार्ल्स और बॉयस जो साइंटिस्ट थे, इन दोनों को जब कंबाइन किया गया इनकी थ्योरी को, तो एक इक्वेशन निकल के आया। वो इक्वेशन क्या निकल के आया, PV और VT को निकाले तो हमारे पास में एक इक्वेशन आया, PV/T इक्वल टू म्यू R। ठीक है, और इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सो क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है,
अब ये आइडियल गैस इक्वेशन में आपको वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में मालूम है, जो कि बॉयल्सन चार्ल्स ने बताया था। अब ये दो वैल्यू निकल के आता है, म्यू और आर। तो ये म्यू क्या है और ये आर क्या है? तो म्यू बताता है, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इस कंटेनर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इस जगह का क्या वातावरण है, किस वैल्यू पे वो डिफाइन हो रहा है, वो हमें नहीं मालूम है। तो इसके लिए कांस्टेंट लिया गया है आर। तो आर को लेते हैं रियल गैस कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट, और इसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू है 8.91 और इसका एक यूनिट निकल के आता है जो इसी से निकल के आएगा। तो देखिए ये टेम्परेचर, इसको हम प्रेशर और वॉल्यूम को हम एनर्जी के फॉर्म में लिया जाता है, तो इसका आएगा जूल। टेम्परेचर जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा T⁻⁻1, या फिर केल्विन के फॉर्म में लेंगे तो K⁻⁻1, या सेल्सियस के फॉर्म में लेंगे तो Celsius⁻⁻1। और ये म्यू नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो मोल आएगा, तो मोल भी -1। तो ये हमारा वैल्यू आता है रियल गैस कांस्टेंट का, ठीक है, 8.91। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया कि वैल्यू कहाँ से आया है, और हमको भी अभी जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल में, ठीक है। मेनली हमको किस में कॉन्सेंट्रेट करना है, रियल गैस इक्वेशन में। तो PV/T अब क्लियर हो गया होगा, ये दोनों कांस्टेंट है। अब ये दोनों को जब कंबाइन किया गया तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट निकल के आनी चाहिए, जिसमें से म्यू जो है वो कांस्टेंट निकल के आने वाला है मोल्स पर। तो इसके अंदर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा एज ए आइडियल गैस के फॉर्म में। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ ये आइडियल गैस में ही करेगा, एक्चुअल में जो गैस होता है उस पर ये वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हमको एक आइडियल फॉर्म लेना पड़ता है, आइडियल गैस। ओके है, ठीक है। और आर तो एक कांस्टेंट लिया ही जाता है सबके लिए, तो इसके लिए भी ले लिया कि ये किस पैरामीटर्स पे रखा गया है, इस कंटेनर को किस जगह रखा गया होगा। काफी सारे वैल्यूज निकल के आते हैं, तो उस पर एक वैल्यू निकाला है उन्होंने 8.91 जूल्स पर टेम्परेचर मोल, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका है आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया है यूजिंग बॉयल्स एंड द चार्ल्स लॉ, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में काइनेटिक थ्योरी में और डिटेल में दिया गया है। अब हमको समझना है नेक्स्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो क्या होता है उसको चलिए समझते हैं, और फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके, चीज छूट गया, ये 8.91 नहीं 8.31 है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पास में, 8.31 होगा ये वैल्यू। ओके, ठीक। तो लास्ट टॉपिक हमारा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने लायक चीज है ये कि कैसे वर्क करता है। अभी तक हम लोग, हमारे पास में जो टेम्परेचर था उसको नापने के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट था। अब हमको केल्विन को समझना है कि केल्विन का एक्चुअल मतलब क्या होता है और उसे ऐसा यूनिट क्यों माना गया, ठीक है। तो उसको समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी कंटेनर या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पार्टिकल्स, इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, गैस के फॉर्म में अगर लिया जाए, तो इस गैस के पास में कुछ ना कुछ जो है क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी के कारण ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते होंगे। जो भी पार्टिकल के पास में एनर्जी होगा वो जरूर अपने वाइब्रेशन कंडीशन में रहता है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, एक इसको समझिए, ग्राफ को समझिए। हम एक क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मली अगर इसको एक रीडिंग पे लिया जाए सेल्सियस के फॉर्म में, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको लिया जा रहा है। अब जो गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कर्व बनाया गया, और इसको 0, इसको 100 माइनस, और इसको माइनस +100 ले लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा गैस है, कुछ हायर टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था। और जैसे जैसे हम लोग इस गैस का टेम्परेचर को डिक्रीज करते गए, वैसे वैसे इसका जो प्रेशर है वो भी, प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा। प्रेशर डिक्रीज का मतलब जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसमें से एनर्जी ले ली जा रही है, एनर्जी ले लिया जा रहा है, मतलब जो पार्टिकल्स है वो कम वाइब्रेट हो रहा होगा। कम वाइब्रेट हो रहा होगा तो आजू बाजू के जो पार्टिकल्स है उनको कम आपका प्रेशर दे रहा होगा, ठीक है। प्रेशर मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब
एक पार्टिकल दूसरे पे हिट करता होगा तो फोर्स लगाता होगा उसके एरिया पे हिसाब से, ठीक है। तो वो कम हिट कर रहा होगा, कम फोर्स लग रहा होगा, तो प्रेशर डाउन हो गया होगा। तो प्रेशर डाउन होते 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 एक कर्व निकल के आया। ये जो कर्व है ये आइडियल गैस के ऊपर में है, ठीक है। यहाँ -100, ये -200 डिग्री सेल्सियस, और एक पॉइंट निकल के आता है यहाँ पास में -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये एक पॉइंट निकल के आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से दिया गया है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है आपका इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपका निकल के आएगा 273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ये पॉइंट होता क्या है इसको समझते हैं। ये पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है इसकी सारी एनर्जी को ले लिया गया है, मतलब ये गैस जो है, इस गैस के अंदर पार्टिकल्स के अंदर जितनी भी एनर्जी थी उस सभी एनर्जी को ले लिया गया और वो वाइब्रेट करना बंद कर दी टोटली। अब जब ये वाइब्रेट करना टोटली बंद कर दी मतलब ये एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे हो गए एकदम, ठीक है। और जब ये एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएंगे, सारे पार्टिकल्स जब एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएंगे तब वो कितना पहुंचेंगे, वो 273.1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे थे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम बोलते हैं एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर। और इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो केल्विन। जीरो केल्विन क्या बताता है? जीरो केल्विन ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल को अगर उसकी में से पूरी एनर्जी को ले लिया जाए तो वो वाइब्रेट करना बंद कर देंगे, उसके अंदर कोई हीट एनर्जी नहीं है अब। क्योंकि देखिए हीट एनर्जी इज द लास्ट फॉर्म ऑफ एनी सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम में से अगर हम एनर्जी को निकालते हैं या कोई भी चीज को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, आप दुनिया भर की एनर्जी के फॉर्म समझे होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल कैसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, या केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। ये एनर्जी के जितने भी फॉर्म हैं इसका एक लास्ट फॉर्म होता है और वो फॉर्म होता है हीट एनर्जी। मतलब कोई भी एनर्जी आखिरी में जाके हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो एनर्जी हीट एनर्जी आपका पार्टिकल्स में रहता है, हमारे सभी चीजों में रहता है, ठीक है। वो मोशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब ऐसा हो जाए कि प्रेशर जो है, प्रेशर की सारी पार्टिकल्स की सारी एनर्जी को ले लिया जाए तो वो वाइब्रेट करना, वो मोशन नहीं करेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो एकदम स्टेशनरी हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो वो टेम्परेचर जो नोट किया गया वो कितना निकल के आया है? जीरो केल्विन, जो कि सेल्सियस में लिया जाता है -273.15। और ये एक गैस के साथ में नहीं किया गया, काफी सारे अलग अलग गैस भी लिए गए इसके लिए। तो सभी गैस में इसको जो रीडिंग था अलग अलग गैस के लिए इसको देखो लिया गया। तो ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए, और ये प्रेशर को ले लीजिए इस टाइप से, और ये आपका टेम्परेचर निकल के आ जाएगा यहाँ पास में, और ये 0 डिग्री सेल्सियस। सभी को, चाहे वो गैस कैसा भी हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के गैस होते हैं, और सभी गैसेस को जब ट्राई किया गया तो उसको एक पॉइंट मिला यहाँ पास में -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इस पॉइंट पे सभी के सभी एक आइडियल पोजीशन पे आ जा रहे थे, इसके जितने भी पार्टिकल थे सबकी एनर्जी जीरो हो जा रही थी, और इसी पॉइंट को हम जीरो केल्विन के नाम से तब से बोलने लग गए। और इसीलिए इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो, मतलब कि अब इसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसको जीरो केल्विन क्यों बोला जाता है। इसीलिए इसको ऐसे यूनिट के फॉर्म में भी लिया गया, क्योंकि एज ए साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस के अगर देखा जाए तो जीरो केल्विन बहुत ही ज्यादा काम आएगा एज ए कंपेयर टू, मतलब केल्विन जो आपका रीडिंग के लिए लिया जाएगा, जो यूनिट लिया जाएगा, वो एज कंपेयर टू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मुकाबले काफी बेटर है, और ये काफी प्रिसाइजली बता सकता है किसी भी मैटर का टेम्परेचर को, ठीक है, जो कि साइंटिफिक अप्रोच से काफी ज्यादा यूजफुल निकल के आएगा। इसके लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर लिया गया है T। तो T कितना होता है? तो ये आपका ऐसा यूनिट का जो डिग्री है वो लिखा जाएगा, इसको लिखा जाता है TC + 273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपका अगर टेम्परेचर, किसी भी चीज का टेम्परेचर मान लीजिए, केल्विन, तो ये जो यूनिट निकल के आया 273.15 डिग्री, ठीक है। तो अगर TC 0 है तो 0 + 273, तो ये जो टेम्परेचर आएगा ये निकल के आएगा T ऑफ K।
तो T ऑफ K कितना निकल के आएगा 273.15 केल्विन। ठीक है, यहाँ केल्विन मैंने नहीं लिखा है, 0 + 273.15 और दोनों को जोड़ेंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगा जो कि केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आई होप आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी पार्टिकल जब कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन पे चला जाए, उसके पास कुछ एनर्जी नहीं बचा है, तो वो 0 केल्विन के फॉर्म में आता है। प्रेशर कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 से नीचे नहीं हो सकता, माइनस में कभी भी प्रेशर नहीं जाता है। इसको आप वॉल्यूम के फॉर्म में भी ले सकते हैं, बहुत सारे बुक में इसको वॉल्यूम के फॉर्म में भी बताया जाता है अलग अलग। तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम को लिया जाए तो जैसे देखिए, टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा तो कोई भी पार्टिकल जब वाइब्रेट, प्रेशर कम होगा तो वो कम जगह लेगा, तो इसे वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करूं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है, मतलब जो जगह ले रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर जो गैस है वो 0 वॉल्यूम पे चला जाए, मतलब एकदम छोटा सा हो जाए, मतलब उसका कुछ भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई ना करे, और कभी भी वॉल्यूम जो है वो 0 के नीचे नहीं जा सकता, नेगेटिव में, इट इज मीनिंगलेस। कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी मैटर ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि 0 वॉल्यूम तक पहुंच पाए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या निकल के आया? प्रैक्टिकली इसका मतलब ये निकल के आया कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि 0 प्रेशर बिलोंग करता हो, 0 प्रेशर जिसके पास में हो, 0 एनर्जी जिसके पास में हो, या वो 0 वॉल्यूम तक जा सकते हो। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू बस निकाल के देखा है कि इतना तक कर सकते हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर किया होगा किसी ने, ठीक है, तो उस केल्विन ने किया था शायद, इसलिए इसका नाम भी शायद केल्विन दिया गया है। तो केल्विन ने किया है इसके ऊपर में, पर आप नॉर्मल अगर अपने आजू बाजू में देखेंगे तो आपको ऐसा कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आएगा जो कि 0 केल्विन तक जा सके। ठीक है, तो अगर आप डिग्री सेल्सियस पे भी देखते होंगे तो -40, -100 तक आप सुने होंगे, पर -273.15 डिग्री सेल्सियस तक कोई पार्टिकल का ऐसा नहीं देखे होंगे कि कोई जगह ऐसा है जहां पास में इतना तक डिग्री जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया होगा। 0 डिग्री पे ही आइस जो है फ्रीजिंग पॉइंट पे मतलब वाटर जो है फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप कहीं भी जगह नहीं देखे होंगे जहां इतना टेम्परेचर डाउन हो, ऐसा कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्लियर हो गया होगा। टेम्परेचर और हीट का टॉपिक भी अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो थर्मामीटर का जो रीडिंग है, रीडिंग की जरूरत एक्चुअल में क्यों पड़ती है, जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के फॉर्म में लिया जाता है, वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो थर्मल एक्सपांसन के ऊपर में रहेगा, कि इसमें हम लोग थर्मल को एक्सपांसन, वो एक्सपांड जब हो रहा है तो उसे कैसे समझा जाए, उसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। इस वीडियो के ऊपर में अगर कोई टॉपिक में कोई डाउट आएगा तो कमेंट्स उसमें पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, ओके, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर पहुंच पाए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।